अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ असलान मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कि जी एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस होती है हाई प्रोफाइल केसेस में। मुख्तलिफ वाक़यात का भी हवाला दिया। उसके बाद आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट में पहले इंक्वायरी कमीशन बना। वो जो जज थे इंक्वायरी तसद्दुस जिलानी, उन्होंने इनकार किया। उसके बाद जस्टिस काजी फैसल ने मजबूरन सो मोटो लेना पड़ा, क्योंकि उसके हवाले से वो जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी तो वो ऐसा लग रहा कि वो बिल्कुल मजबूरन एक सो मोटो था। तो वो सो मोटो लिया। 6 रुकनी अवेलेबल जजेस थे, क्योंकि फुल कोर्ट बनना था, वो मामला चल रहा था। उसके बाद 3 जजेस, 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से भी जवाब मांगा गया कि क्या आपको भी इंटरफेरेंस के मामला में आपको सजेस्ट करें। तो जो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ज़बान यानी हाथ यानी उनको उनको उनकी बात को इंडोर्स किया और कहा कि जी इंटरफेरेंस तो ओपन सीक्रेट है। उसके बाद काई साहब ने कहा कि दबाव हर किस्म के होते रहते हैं, मेरे दौर में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ये इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेट पे भी होती है। तो जो जज प्रेशर नहीं ले सकते किसी एक जज के रिमार्क से, वो घर चले जाएं। ये भी था कि जो है वो इन चीज़ों में जो है वो हमें कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए फ्यूचर के लिए। काई साहब कहते थे कि हाई कोर्ट को देखना चाहिए। तो ये मामला गलबन मई में आखिरी दफ़ा टेकअप हुआ। उसके बाद कहा गया कि जैसे मंसूर अली शाह बनने मुल्क जा रहे थे कि जी उसके बाद टेकअप होगा। फिर जैसे नुसरत इलाली बीमार हो गई, ये मामला अभी तक टेकअप नहीं हुआ। अगर आप देखें मई भी, जून भी, जुलाई भी और अगस्त भी, सितंबर जो है वो अब आने वाला है और गलबन 9 सितंबर के बाद ही टेकअप हो। लेकिन उसके बाद अब जो है वो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि दोबारा जो है वो जजेस के ख़िलाफ़ महाज गर्म हो रहा है। और महाज जो है वो एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं है। जजेस जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं उनको इंटरनली बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जुडिशरी यूनाइट नहीं है। कुछ जजेस के किरदार जो तारीख़ में सारे सामने आ जाएंगे, उनका रोल बड़ा सामने है। अब मामला है जस्टिस तारिक जहांगीरी का। जस्टिस तारिक जहांगीरी पे इल्ज़ाम है कि जी उनकी जो डिग्री है वो जेली है। कराची यूनिवर्सिटी की इन्होंने डिग्री ली, 1990-91 में इन्होंने पढ़ा और डिग्री जेली है। उसके बाद क्या होता है कि जो है वो उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी दरख्वास्त आ जाती है। मियाँ दाऊद एडवोकेट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में को-वारंटों में पिटीशन दायर करते हैं कि जी इनको काम से रोका जाए, इनकी अपॉइंटमेंट ही गलत है और इनकी डिग्री वेरीफाई की जाए। तो उस पर जजमेंट आमिर फारूक साहब रिज़र्व करके बैठते हैं और अभी तक वो रिज़र्व है जजमेंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मामला है। साथ ही कराची यूनिवर्सिटी में एक जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब कराची यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई है वो किस बुनियाद पे होती है? किसी ने कंप्लेंट फाइल की या किसी ने लेटर लिखा? कुछ इतलात ये हैं कि जी जो है वो कोई लेटर गया किसी जुडिशरी की किसी हाई कोर्ट से या जो भी। अब ये चीज़ें भी आनी हैं, क्योंकि जो जज के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आर्डर कर सकती है। जस्टिस काजी फैसा का क्या मामला था? जस्टिस काजी फैसा की फैमिली के जो प्रॉपर्टीज़ की पे जो ARU ने किया या इंक्वायरियाँ की या जो FBI का डेटा लिया गया, वो चीज़ें वो उस पर यही था ना कि ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की हदायत के बगैर ये कार्रवाई आगे चली कैसे है। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है ये इस लेवल तक जज के ख़िलाफ़, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये मामला भी आता है इसमें कि ऐसे नहीं अलाउ किया जा सकता कि जज के खिलाफ जो है वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दे। तो खैर वो मामला उस वक्त तो ये है कि ये था कि मेलाफाइड की बुनियाद पे काई साहब ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी बायस है, हुकूमत भी बायस है। तो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर का भला हो कि वो उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का यानी सिक्योर की, क्योंकि ये बड़ा अटैक था। अगर काजी फैसा फारिग हो जाते उस अटैक में तो सबसे बड़ा, और उसमें भी आधी अदलिया मिली हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही यानी, और अब भी यही सूरत हाल लग रही है। और जो भी चीज़ें हैं वो उसी तरह ही तरीके चीज़ें जा रही हैं। अदलिया में जो है वो एक सेक्शन जो है वो इसी तरह ही है कि वो ज़ेर ताब होता है, दूसरा सेक्शन उनके ख़िलाफ़ होता है। अब जो कराची यूनिवर्सिटी में इतलात ये हैं कि अनफेयर मींस कमेटी है जिसमें कंट्रोलर एग्ज़ाम है और जो डीन्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के वो उसके मेंबर हैं। 17/8/2024 को ये एक फाइंडिंग देती है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री पे।
फाइंडिंग क्योंकि अभी तक वो हमारे सामने नहीं है तो हम उस पर बात नहीं कर सकते कि वो क्या फाइंडिंग है, लेकिन बात यह है कि वो कैसे कर सकते हैं ये मामला। उस फाइंडिंग पे सिंडिकेट कमेटी की मीटिंग आज यानी कल यानी बरोज़ हफ्ते को 3 बजे होती है। उससे पहले सिंडिकेट के एक मेंबर हैं डॉक्टर वक़ार, वो ट्विटर एक्स पे वो बात करते हैं जी कि ये प्रोसेस को फॉलो किए बगैर एक जज को टारगेट किया जा रहा है और कराची यूनिवर्सिटी अंडर प्रेशर सारा कुछ कर रही है, ना प्रोसेस फॉलो कर रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो अनफेयर मीन्स कमेटी है, ये कम से कम जो जज है जो उसका वर्जन तो लेना, ये अपनी फाइंडिंग कैसे दे रही है, उस जज का पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम जो जिसकी डिग्री है उसकी डिग्री पता तो करें। अब उसमें जो है वो जब ये वो पब्लिक अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, उनकी कुछ वकीलों से रब्ता भी रहता है, तो वो उनको गायब किया जाता है। वो अपनी स्टोरी अब मीडिया पे बता रहे हैं कि मुझे उठा लिया जाता है कि मुझे ताकि मैं मीटिंग अटेंड ना करूं, हालांकि एक डिसेंट था, बगैर वजह के वो डिसेंट देते रहते, कम से कम मेजॉरिटी की फाइंडिंग आ जाती। अब 3 बजे जो सिंडिकेट कमेटी की मीटिंग हुई है उसकी फाइंडिंग नहीं पता इतला, मे बी उन्होंने उनकी डिग्री को जेली करार दिया हो या जो भी। अब इसमें जो है वो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह चीज़ें तो होती हैं कि फॉर्म 45 में जीता कौन, 47 में कौन जीता था, इसमें अब कुछ भी पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर होता कि कोई काम है, अगर चीज़ें डिग्री हैं, जेली हैं, ये हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुकूमत की तरफ से आता और प्रॉपर जो एक तरीका है जो वज़ा हो चुका है उसके तरीके आता और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप होता और सारी चीज़ें होती, बजाय इसके कि ये तरीक़ाकार। अब ये क्यों सिंडिकेट से ओपिनियन ली जा रही है, ये किया जा रहा है? इतलात ये हैं कि भाई कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि को वारंटों की जजमेंट जो रिजर्व है उससे पहले ये चीज़ें आएँ और को वारंटों में यानी फाइंडिंग आए, जैसे तारिक जहांगीरी के खिलाफ। अब ये नया तरीका है और बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। अब चीफ जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, कम अज़ कम ये ख्याल रखें, ये को वारंटों में जज फारिग अगर आपने शुरू कर दिए तो एक जज जो है वो को वारंटों में किसी पिटीशन किसी जज के ख़िलाफ़ जो है वो उसको रिमूव करवा सकते हैं, कर सकते हैं। जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है, वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, वही होना चाहिए। अगर ये आपने ये अलाउ किया, आपने देखा पार्लियामेंटेरियन को वारंटों में जो नायल किया, इफ्तिखार चौधरी ने, इसके अलावा साकिब निसार ने, फेक डिग्री, ड्यूल नेशनलिटी, हमने उस वक्त भी आवाज़ बुलंद की। फिर काजी साहब आए और काजी साहब ने कहा ये तो बड़ी, और जैसे मंसूर अली शाह इनकी सबराई में तायाद नैली वाला जब मामला आया तो वहाँ उन्होंने 62(1)F में उन्होंने कहा जी कि ये को वारंटों में इसमें बाकायदा ट्रायल होना चाहिए। को वारंटों में चाहे एडमिटेड फैक्ट भी हो, कोई बंदा नायल नहीं किया जा सकता एडमिट। आर्टिकल 225 बड़ा क्लियर है कि लॉ मेकर की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अगर क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इसके अलावा कोई फोरम नहीं। तो लेकिन फिर भी जो है वो अब ये जो सुप्रीम जजेस के ख़िलाफ़ हो रहा है। अब कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि जी जस्टिस आमिर फ़ारूक जब जज 33 हों और 33 से पहले जो है वो फैसला आए। अब आमिर फ़ारूक साहब मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की फाइंडिंग देंगे, मे बी वो रिजेक्ट करें, फिर सुप्रीम कोर्ट में मियाँ दाऊद आ जाएँ और मियाँ दाऊद सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला ले लें। और ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ यानी फ़ैसला वहाँ, क्योंकि ये कमेटी ने तो बेंच बनाना नहीं है, जैसे काजी फैसल ने बेंच बनाना है, जैसे अमीरुद्दीन की सरबराही में भी बेंच बन सकता है। और ये भी है कि जी अगर जो है वो जैसे जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो इसमें फाइंडिंग दे देते हैं, मेरा ख्याल है कि ये नई कहते हैं कि कुछ है इस पे जूरिस्प्रूडेंस है कि को वारंटो हो सकती है जज के खिलाफ, यानी उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, इस तरह 199 में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो खैर ये अब देखना है कि इसमें जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास बड़े अहम मामला हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का आप देखें तो वो उनके पास लगा हुआ है केस, उनके जो रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया जा रहा था वो उस पर जजमेंट रिजर्व है, ये मामला है। और कई ऐसे मामला हैं, अरशद शरीफ केस में कमीशन बनाने पर जजमेंट रिजर्व की हुई। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कई कार्ड अपनी जेब में अभी रखे हैं और देखते हैं कि 22 जब तक ये इलेक्शन ये जो एक्ट में तरमीम हो के जजेस की तादाद बढ़ती है तो आमिर फ़ारूक साहब से हुकूमती लोगों के बड़े यानी हैं कि जी अब आमिर फ़ारूक साहब को लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उससे पहले ये फाइंडिंग आएगी। तो लेकिन एक बात आप याद रखें कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं वो ये उन 3 जजेस में थे जिन्होंने ट्रियान केस में ये जो अरबाब ताहिर की जजमेंट थी, जस्टिस तारिक जहांगीर और जस्टिस समन रिफत, इन्होंने कहा जो जस्टिस तारिक जहांगीर जस्टिस आमिर फ़ारूक के कंडक्ट पे बड़े ऑब्जर्वेशन थी और उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे
PTI ने जो है वो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट फाइल की हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आमिर फारूक साहब के खिलाफ। तो तारिक जहांगीरी साहब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, वो इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और अगर मेरिट पे बात है, इफ्तिखार चौधरी का मेरिट देखें, काजी फैसल साहब के केस का मेरिट देखें, मेरिट पे जो चीज़ें नहीं आती, जब मेलाफाइड होती है तो मेलाफाइड को देखा जाता है कि यार इस जज के खिलाफ कार्रवाई बदनीति पे हो रही है, तो ये पहले देखी जाए कि ये कोई तरीका नहीं है, आपने करना है, आपके पास एविडेंस है, तो आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है, आप उसके तहत एक जज को फारिग करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नंबर पूरे हैं या नहीं है, लेकिन पब्लिक हियरिंग हो जाएगी, या जो भी लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या ये तो नहीं हो सकता कि एडमिटेड फैक्ट है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तारिक जहांगीरी साहब को बचा लेगी, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ये जो जिस तरीके से अभी जो डॉक्टर वकार हैं, प्रोफेसर, उनको उठा लेना, या उससे पहले जो बड़ी एक और ख़बर है वो ये है कि आज मेरी एक बार इस्लामाबाद बार के सीनियर मेंबर से बात हुई, उन्होंने कन्फर्म भी किया कि फ़ोटो कापी थी तारिक जहांगीरी साहब की एक डिग्री की इस्लामाबाद बार काउंसिल में, वो भी गायब हुई वहाँ से। वो कैसे हुई उसकी एक अलग दस्तान है, उस पर ये चीज़ें जब आएंगी तो ये सारी चीज़ें खुलेंगी। और मेरा ख्याल है कि ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर अब इसमें वो जो केस है 6 जजेस का ख़त का, वो टेकअप होना चाहिए, वो सो मोटो टेकअप होना चाहिए। कम से कम चीज़ें आएँ तो इंटरफेरेंस पे जो उन्होंने बात की उस पर कोई फाइंडिंग आनी चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर बात है ये 6 जजेस के ख़त पे बहुत से लोग कहते हैं काई साहब की लेगेसी डैमेज हुई है, तो अब मे भी ये भी हो कि देखें ये जहांगीरी साहब की डिग्री ऐसी थी, तो क्या वो एक बैलेंस अप भी चीज़ें हो सकती हैं, कोशिश हो ये मामलात की। तो खैर अभी अब थोड़ा वेट, सितंबर का महीना जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, डू एंड डाई वाला मामला है। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह या ये जो 8 जजेस के हवाले से, या जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो हुकूमत कर रही है, जो कुछ उनको रोका जा रहा है चीफ जस्टिस बनाने के लिए, अगर वो इस पूरी सूरत हाल में जैसे मंसूर अली शाह हार जाते हैं तो ये जुडिशरी की हार है। और ये जिस तरह काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस आया था, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि अगर काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस कामयाब हो जाता है तो ये अदलिया की हार है। इस पे अदलिया जो है वो पता नहीं कितने दहाइयाँ लगेंगी कि उसको अपनी इंडिपेंडेंस को करने के लिए। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो चीज़ें की जा रही ये कामयाब होती हैं, तो यही समझिएगा कि आप यानी बिल्कुल आप भूल जाएं फिर इंडिपेंडेंस को और ये जो हालात बन रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के विद इन जजेस की, जो अपनी अना में इन चीज़ों से हट के मामलात को ठीक करें, अना में ना आएँ और अपने वो इंस्टीट्यूशन जिसने सब कुछ किया है उसके लिए कुछ करें। और ये अब काजी साहब जो है वो ख़ुद भी चाह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहा, तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे तो एक 2 लाइनें भेज दें, पब्लिक स्टेटमेंट अदालती साल नया शुरू हो रहा है उसमें स्पीच कर दें कि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था, मैं खाम मुझे तो इन्होंने किया है, तो कम से कम ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। और फिर अगर वो समझते हैं कि 12 जुलाई में जी काजी मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया है या उससे नाराज़गी है, तो दूर काजी साहब के अपने केस में उनका बड़ा अहम रोल है मंसूर अली शाह साहब का, तो अदलिया की आज़ादी के लिए या अदलिया की यानी कि सिक्योरिटी के लिए समझता हूँ कि ये जो फेज़ है इसमें जजेस को, हर जज को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए और अपनी अनाओं से पीछे हटना होगा। तो ये सूरत हाल है। जैसे मैंने बताया कि मंसूर अली शाह की हार जुडिशरी की हार है, ये मंसूर अली शाह की हार नहीं है। मंसूर अली शाह जो है वो अगर उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता तो ये आप भूल जाएं कि फिर अदलिया उठ खड़ी हो। और ये मैं ये भी नहीं समझता कि कोई मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने और वो फिर इस हुकूमत को चलता करें और ये करें, वो नहीं है। ये काम अदालतों के नहीं है कि किसी कोई हुकूमत या वज़ीर आज़म भेजना करना, ये प्रोसेस होता है उसकी तरह लें। लेकिन ये इंडिपेंडेंस जो है ना, वो ये जो कहना कि जिसको चाहें और जो करें और जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हो कि जी हुकूमत चाह रही है या जो कोई और चाह रहा है, तो ये अगर हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। अदलिया की इंडिपेंडेंस और ट्रैकोटमी ऑफ पावर की खूबसूरती ये है कि इनकी रिमूवल, इनकी अपॉइंटमेंट में अपर हैंड अदलिया के अपने अंदर होता है। लेकिन अदलिया में इतनी तकसीम है, इतनी अनापरस्ती जजेस में आ गई है कि एक दूसरे के खिलाफ एक्सटर्नल सपोर्ट भी ले रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली कि काजी फैसल को फारिग करने के लिए भी एक्सटर्नल सपोर्ट ली गई, मंसूर अली शाह साहब को निकालने के लिए मतलब है उनको चीफ जस्टिस की दौड़ से निकालने के लिए, या ये 6 जजेस के ख़त के हवाले से जो कुछ हो रहा है और जो अब तारिक जहांगीरी साहब के लिए हो रहा है, ये चीज़ें कहाँ से हो रही। इन चीज़ों में मज़ीद डिटेल आएंगी। कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। तो खैर अभी अब दूसरा मामला लाहौर हाई कोर्ट के में है, वहाँ बड़ी गंभीर सूरत हाल है।
जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस बनी तो सबने कहा कि जी जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफी नहीं बने। जस्टिस आलिया नीलम बड़ी इंडिपेंडेंट जज हैं और इंडिपेंडेंस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा उनकी तरफ से। यही बात हर तरफ होती रही। इवन मलिक शहजाद साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त जज हैं, इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हर एक ने यही कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, जुडिशल कमीशन का यूनैनिमस फैसला है। लेकिन आज जस्टिस आलिया नीलम ने जो इकदाम किए हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने जो आज उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हैं, ATC के वो जज, ATC सरगोदा और ATC पिंडी के जज, जिनके हवाले जिनको लगाया जस्टिस मलिक शहजाद ने पूरा पंजाब हुकूमत को टफ टाइम दे के बड़ी मुश्किल से, और यानी पता चला कि पहली दफ़ा कोई पंजाब में कोई जज आया है जिसने, चीफ जस्टिस आया जिसने इंडिपेंडेंस के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और वो जो उनकी मेहनत थी और उन जजेस ने फिर स्टैंड लिया, उनको हरासा किया गया। जो सरगोदा के जज थे और पिंडी के जज थे वो खड़े रहे, उनके हवाले से मलिक शहजाद भी फिर उनके साथ स्टैंड कर गए। वो सारे आर्डर भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए, सो मोटो केस में उसका हिस्सा बनाया, लेकिन केस लगाया जाए तो तब पता चले कि उनमें क्या कहा गया। वो जो दोनों जज हैं ATC के, सरगोदा और रावलपिंडी के, उनकी ट्रांसफ़र कर दी। हालांकि ये 3 साल के लिए थे। क्या मैसेज किया है जस्टिस आलिया नीलम ने आज? मैसेज क्या दिया है, मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि क्या मैसेज दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं जी लाहौर के ATC जज जो हैं वो जो है वो उनके वाले, उनको भी तो ट्रांसफ़र किया है, वो तो PTI वाले भी उनसे थे। लेकिन उनके ATC के जो लाहौर के हवाले से जो मामला है वो ये है कि जी वो उन पर बहुत ज़्यादा शिकायतें वकला की थी। वो काम निकालते, उन पे ये था कि डिले करते हैं, रात 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं, लेकिन डिले करते हैं। उनके स्टाफ को भी कुछ शिकायतें थी, वो था। तो वो कोई ऐसी उन्होंने फैसले तो कोई नहीं, लेकिन जो इनका जो जस्टिस जो ATC जज सरगोदा और रावलपिंडी की ट्रांसफ़र हुई है, उसके बाद कौन सा जज मुझे बताएं आप स्टैंड लेगा, कौन सा लेगा? काजी फैसल साहब ने तो वो केस जो मलिक शहजाद साहब ने भेजा था उनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ले आए, चुप करके बैठ गए, वो केस लगाया ही नहीं। आली कि जस्टिस मुसरत जलाली बीमार हैं या जो 5 जज थे, वो केस लग जाता। कम से कम एक डेटरेंस एक बनता जुडिशरी। हम यानी कोई एडवेंचर की जुडिशरी को ज़रूरत नहीं है किसी तरफ भी, चाहे नून की चाहे एस्टैब्लिशमेंट, कम से कम अपनी इंडिपेंडेंस तो सिक्योर करें ना कम से कम। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मकसद ही नहीं था, और इतना और वो केस ना लगने का अब खमियाजा आपने देखा। और यही हुआ था कि जी जस्टिस आलिया नीलम ने जो इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उसके बाद यही हुआ कि जी वो स्टैंड ले गई ट्रिब्यूनल के मामले में। वहाँ भी जो आप देखेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो मेम्बरान जो थे मेंबर, जैसे शाहिद करीम, उनको बताया जा रहा है मुल्तान बेंच में वो अब जो छुट्टियों के बाद रोस्टर जारी हुआ वो मुल्तान में होंगे। जैसे अनवार हैं, जैसे आसिम हफीज़, ये भी मेरा ख्याल है साउथ पंजाब में ही वर्क करेंगे। तो जैसे सुल्तान तनवीर लाहौर में हैं, जैसे और कई जजेस हैं। तो ये जो है वो मेरा ख्याल है कि इसका भी मैसेज जैसे शाहिद करीम का यहाँ से लाहौर से जो बताया जाना कि दूसरे किसी सिटी में भेजना, वो भी कोई अच्छा मैसेज चले नहीं गया। खैर वो आना जाना पंजाब में भी, मुल्तान में भी केसेस हो सकते हैं, यहाँ भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जब फैसला आएगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, उसके बाद जज आ सकते हैं। क्योंकि शायद करीम साहब ने ग़ालिबन केसेस जो हैं वो लाहौर डिवीज़न या फैसलाबाद डिवीज़न इस साइड के करने हैं। मुल्तान के तो जैसे राहील कामरान शेख के ज़िम्मा था, उनको डिस्ट्रीब्यूट थे। जो थे भावलपुर के वो जैसे आसिम हफीज़ के हवाले से थे, जैसे जो थे मिर्ज़ा वकास रूफ वो रावलपिंडी के थे, और ये इन जजेस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ भी था। खैर वो ट्रिब्यूनल का फैसला है, लेकिन जो असल मामला ATC के जजेस की ट्रांसफ़र, वो ज़रा अच्छा मैसेज। फिर सेशन जज लाहौर कहते हैं अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा लोगों को, यानी एक ये भी राय है कि जी जब 40 से ज़्यादा जज ट्रांसफ़र किए हैं पंजाब में तो ये भी हो गए हैं, तो क्या मसला है? उन्होंने तो ओवरऑल की, लेकिन ओवरऑल नहीं है। जब ये 2 जजेस का करना, इसने बहुत ज़्यादा जो इंडिपेंडेंस है, और मैं समझता हूँ कि जो नून लीग है वो बहुत, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। और बड़े अरसे बाद नून लीग को एक, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको पंजाब में अब जुडिशरी की तरफ से परेशानी नहीं होगी। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरह PTI के वकला ने, ख़ासकर हामिद खान साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने, और वो जो अली मोहम्मद ख़ान ने पार्लिमानी कमेटी में जैसे आलिया नीलम की मुखालफत की, फिर उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की गई उनकी उसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से। तो दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है वो तो उनके करीब है जैसे आलिया नीलम के।
लेकिन खैर वो मामला आगे आएंगे, लेकिन ये मैसेज जो है वो अब देखते हैं। इसमें कामयाबी है बहुत बड़ी नून लीग की, मंजूर मलिक साहब की, एहसन भून साहब की, आज़म नज़ीर तरड़ साहब की, कि जो आज ये ट्रांसफ़र हो गई हैं। कम अज़ कम मैसेज बड़ा क्लियर हो गया। और अभी अगर ये 2-4 ये तारिक जहांगीरी साहब का मामला भी हो जाता है और मंसूर अली शाह साहब को रोकने की भी पूरी एफर्ट जिस तरह हो रही है, गो के जो बहुत से लोग हैं वो काई साहब को भी नहीं देखना चाह रहे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो देखना चाह रहे हैं। जब तक मैंने जैसे बताया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, काई साहब किसी टाइम उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। कोई ये नहीं बात कि वो इस निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरत है। तो ये जो है वो बड़ी जैसे मैंने बताया कि ये 2-4 चीज़ें और हो जाती हैं और जुडिशल पैकेज भी आ जाता है, फिर आप लंबी फिर एक रात है जो ना ख़त्म होने का ना ख़त्म होगी बिल्कुल, फिर ऐसे ही चलेगा मामला। तो देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। लेकिन एक बात बहुत से लोग कहते हैं जी कि आप तो काई फैसल साहब के हवाले से भी बहुत कुछ था कि जी बंदयाल साहब एक तरफ टिल्ट हैं तो वो आएंगे तो बड़ी इंडिपेंडेंस होगी, तो उन्होंने भी तो देखे ना, उनके तो 2 मुखालिफ थे, इस्टेब्लिशमेंट भी थी और पीटीआई भी थी, तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट पीटीआई को रखा और देखें वो उन्होंने क्या किया पीटीआई के साथ। तो मंसूर अली शाह भी आएंगे तो फिर यही करेंगे। देखें जब वो आएंगे तो आएंगे, फिर देखा जाएगा। फिर ये कोई नहीं बात कि वो कुछ करेंगे तो उनके हवाले से हम चुप रहेंगे, जब वो कुछ करेंगे तो उनके हवाले से भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि आज की डेट तक जैसे मंसूर अली शाह का जो किरदार इस मामले में रहा है वो ठीक रहा है। 12 जुलाई में अगर बहुत से लोगों को ये है कि जी वो जुडिशल पैकेज में ऑन बोर्ड थे और बाद में देखिए वो ऑन बोर्ड थे, लेकिन वो इस चीज़ पे तो ऑन बोर्ड नहीं थे ना कि अब माले गनीमत या किसी और की सीटें दूसरों में मिला के 2/3 करा दो। वो तो अब भी आप पीटीआई के साथ मिल के भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। किसी को मतलब ये किसी की मैंडेट को आगे पीछे करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे तो नहीं है कि इस पे तो मैं समझता हूँ कि बड़ी दाद देनी चाहिए। जैसे मंसूर अली शाह को ये हो गया, या 6 जजेस के ख़त पे वो कह रहे थे कि कम अज़ कम एक हमें एक जो है वो मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। तो इन चीज़ों में मेरा ख्याल है कि कोई नहीं है। आज की डेट तक तो वो ठीक जा रहे हैं, जब वो गलत जाएंगे तो फिर वहाँ देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की जो डेवलपमेंट हुई और तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदलिया को ख़तरात बहुत ज़्यादा लाक हैं। फिर जुडिशल पैकेज भी आ रहा है। काई साहब बिल्कुल बिल्कुल खामोश हैं, उन्हें कोई इस चीज़ का नहीं है कि उनके दौर में जुडिशरी को क्या कुछ हो रहा है। बस वो यही कहेंगे कि जी ये जो बात कर रहे हैं ये लोग इस वक्त, ये इनको चुप करा दें। जो डिसेंट बात कर रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है, उनको उनकी ज़बान बंदी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करवा दी जाए तो बस वो मामलात हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ये नहीं है। काई साहब को अभी भी बड़ा चांस है, बड़ा मौका है कि इन चीज़ों में स्टैंड लेना चाहिए। अगर अब भी ले लें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो फिर लंबा टाइम हो जाएगा, लंबा अरसा गुजर जाएगा। लेकिन रात कहते हैं रात कट ही जाती है, फिर दिन आ ही जाता है। लेकिन देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। ये जो सितंबर का महीना जैसे मैं बताया इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जजेस के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, पूरी जुडिशरी के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वक्त हुकूमत के बज़ाहिर लगता है 2 ही मसाइल हैं, एक IMF से डील और अदलिया से डील करना है। ये है बस, इनको अब डील करना है और सितंबर इनमें बहुत इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।